ओके। सो आज है हमारा डे 4 फॉर एस्ट्रोलॉजी। हम जो सीख रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अभी तक हमने हमारे जोडिएक के बारे में सीखा कि हमारी राशियां क्या होती है, कैसे हम देख पाते हैं हमारी राशियां क्या है, और आज हम प्लैनेट के बारे में सीखेंगे। और अगर कंप्लीट हो जाता है तो आज हम हाउसेस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो कंपलसरी, अगर आप अकल्ट में हो तो सीखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप चाहे कोई भी रूट पकड़ो, वास्तु पकड़ो तो भी आपको एस्ट्रो वास्तु करना होता है, न्यूमरोलॉजी पकड़ो तो भी आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करनी होती है। अगर आप टैरो कर रहे हो तो वहां पर भी आपको प्लैनेट दिखाई देते हैं, सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो सारी चीजों की कहते हैं ना, रूट में एस्ट्रोलॉजी होती ही होती है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यामिनी मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी सभी को। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे जय माता मैम। दी। जय राधे माता दी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। देखो, ये होता है एस्ट्रोलॉजी। धीरे धीरे ना, स्टार्टिंग में लोग कैसे थे, 200 थे, 100 थे, धीरे 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 अभी यहाँ पर जो रेशियो बनेगा ना, 40-80 लोगों का, वो वही लोग हैं जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी आज हम प्लैनेट्स के बारे में पता करेंगे। हमने सन और मून कवर किया था। ऐसा कौन है जो अभी तक हमारे डे 3 तक के क्लास में नहीं थे? कोई है? कोई ओके। है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? निधि मैम है, त्रुटि मैम है, कोई नहीं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आप एक बार यूट्यूब पर हमारे 3 डेज की क्लास देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले। तो हम प्लैनेट्स के बारे में आज बात करेंगे। हमने सन और मून के बारे में बात की थी। सन और मून का कैसा नेचर होता है। देखिए, नेचर जो है ना, और जो चीजें मैंने सन और मून के बारे में बताई थी, वो आपके काम आएंगी जब आप चार्ट रीड करेंगे तो। क्योंकि कोई भी प्लैनेट किसी जोडिएक के साथ बैठता है और कौन से हाउस में बैठता है। ठीक है। जब हम देखिए एस्ट्रोलॉजी में आते हैं ना, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको लग्न चार्ट देखना होता है, आपको जोडिएक देखने होते हैं, आपको प्लैनेट्स देखने होते हैं और नक्षत्र देखने होते हैं। नक्षत्र तो बाद का पार्ट है। अगर आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि नक्षत्र ना बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और वो बिल्कुल अलग है, तो अगर उसको भी अभी ऐड करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन केवल आप प्लैनेट, जोडिएक और हाउसेस के आधार पे सारी प्रिडिक्शन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। क्यों नक्षत्रों की बात मैंने इसलिए नहीं की, क्योंकि जब हमारे नक्षत्र देखे जाते हैं तो हर नक्षत्र के लिए एक जोडिएक को जगह दी गई है। इसीलिए जब आप नक्षत्र को नहीं पढ़ते हो तो भी आप जोडिएक से प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। ठीक है। तो आप ओवरऑल सारी चीजें जब हमारी हम हाउसेस पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये सारी चीजें एक जगह जोड़ के एक अच्छी सी प्रिडिक्शन बनाती है, या फिर आपके लाइफ के इवेंट्स को बताती है। आपकी लाइफ में कौन सी बीमारी है, ये समझ लीजिए कि कौन सी, जैसे मान लीजिए किसी ने घर लेना है तो कब लिया जाएगा, किसी को हेल्थ इश्यू है तो क्यों है, क्यों भी पता चलेगा, कैसे भी और कब भी। क्यों, कैसे और कब, तीनों चीजें एस्ट्रोलॉजी से पता चलेंगी। ठीक है। तो इसीलिए हर चीज का स्वभाव जानना जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले, जैसे मैंने सन के कैरेक्टर की बात की थी, मून के कैरेक्टर की बात की थी, तो चलिए मैं एक बार छोटा छोटा सा सन और मून के बारे में एक बार और बता देती हूँ। सन जो है वैसे तो फायरी प्लेनेट है। ठीक है। तो ये जहां बैठता है ना, जिस हाउस में बैठता है, उस चीज को लेके कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक होने के कारण या फायरी प्लेनेट होने के कारण उन चीजों में कमी ला देता है, मतलब उन चीजों को जला देता है। ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सन जहां बैठता है तो नेम और फेम देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन जिस तरफ देखता है, मतलब सेवेंथ हाउस में, वो नेम और फेम सेवेंथ हाउस में देता है, वो जहां बैठता है, क्योंकि वो क्रूर प्लेनेट है। तो वहां की चीजें आपको डिले के साथ मिलेंगी। मिलेगी तो जरूर, पर आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला था, सन जहां बैठता है वहीं हमारी आत्म संतुष्टि होती है। तो आप किसी भी चीज की संतुष्टि इतनी इजीली तो नहीं हो जाती जब तक आप परफेक्शन में नहीं आ जाते हो। तो इसीलिए भी कहा गया है कि सन जो है डिले का कारक, शनि को डिले का कारक बोलते हैं,
लेकिन अगर आपको किसी चीज में बहुत अच्छी अचीवमेंट चाहिए और जहां पे सन बैठा है उन चीजों में आपको स्ट्रगल देता है, ठीक है, पर सेटिस्फेक्शन भी वही देगा। सेकंड, मून की अगर हम बात करें तो मून जो है ना शुभ दृष्टि वाला है, ठीक है। तो चंद्रमा जहां बैठता है वहां भी और जहां देखता है वहां भी, वहां की चीजों में कह सकते हैं कि शुभता लेके आता है, ठीक है, शुभता प्रदान करता है, इसीलिए क्योंकि वो सॉफ्ट प्लेनेट है। सॉफ्ट प्लेनेट और ये जो क्रूर प्लेनेट है और सॉफ्ट प्लेनेट है, ये थोड़ा सा, मैं एक एक चीज बताऊंगी लेकिन ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो लिखवा रही हूँ वो आप लिखते चलना, समझ में आपको सारी चीजें बाद में आएंगी। ऑलरेडी हम सन तो और मून चंद्रमा का जब टॉपिक कवर है, कर चुके थे। यस, तो चंद्रमा जो है सॉफ्ट प्लेनेट है और जहां बैठता है वहां की चीजों में शुभता लेके आता है, ठीक है। तो अब समझिए कि मान लीजिए सन और मून एक जगह बैठ गए, वैसे तो माता और पिता बोलते हैं चंद्रमा और सूर्य को, लेकिन अगर एक साथ बैठ गए तो क्या होगा, वो इंसान कैसा हो जाएगा। ना तो उसको ये पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि जहां पे उसको इमोशनल होना है हो सकता है वहां अग्रेसिव हो जाए, और जहां पे अग्रेसिव होना है हो सकता है वहां इमोशनल हो जाए। इसलिए सन और मून जब साथ में बैठते हैं ना किसी हाउस में, तो उन सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। जब हम हाउसेस पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये कैसे बता रही हूँ, ठीक है। अभी केवल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक समझिए। तो थर्ड जो है वो है जुपिटर, गुरु। तो गुरु हमारे किस चीज के कारक है, सभी चाहते हैं कि हमारा गुरु स्ट्रांग हो जाए, है ना, क्योंकि नॉलेज का कारक, गुड लक का कारक, स्पिरिचुअलिटी का कारक, ये सब जुपिटर है। लेकिन जुपिटर जहां बैठता है वहां की चीजों में भी स्ट्रगल देता है, क्योंकि जुपिटर जो है हैवी प्लैनेट है, तो वहां की चीजें आपको बहुत मेहनत के बाद मिलती है। देखो, आपने एक चीज नोटिस किया, हम न्यूमरोलॉजी में कैसे पढ़े थे कि सन जो होता है वो हमें नेम फेम देता है, पर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में क्या हो गया, उस चीज का नजरिया बदल गया। सेम लाइक जुपिटर, जुपिटर के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि जुपिटर न्यूमरोलॉजी में कैसा है, बिगेस्ट प्लेनेट है, पर यहाँ पर क्या हो गया, उस चीज की हैवीनेस दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट जब हम एडवांस में जाएंगे ना, तो इसी चीज को बारीकाई से समझेंगे, कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, किसके साथ बैठा है और उसका मीनिंग क्या होता है। राइट। तो हर एक चीज को अगर आपने, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, वैसे वैसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी एस्ट्रोलॉजी में पकड़ आती जाएगी। और जो हमने कोर्स डिजाइन किया है ना, वो ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपको मंडे ट्यूसडे वेनसडे पढ़ना है, फिर 4 डे रिवाइज करना है, फिर वापस से नेक्स्ट वीक में पढ़ना है, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता जाए। बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं, बट वहां पर भी वही शर्त रहेगी कि आपको अटेंटिव रहना है। राइट। पर हाँ, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने ये एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव कर लिया, तो आप किसी की भी कुंडली को बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे और उसके बारे में प्रिडिक्शन निकाल पाओगे। राइट। यस मैम। उसमें ना हम ये कहेंगे कि हर दिन जो है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर दिन हम कुछ ऐसा नया निकालेंगे, हर प्लेनेट से कुछ ऐसा नया निकालेंगे कि शायद आपने सुना नहीं होगा उस प्लेनेट के बारे में या उस जोडियक के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने जुपिटर के बारे में बोला कि गुड लक का कारक है लेकिन हैवी प्लेनेट है, तो कोई भी चीज अगर आपको मिलेगी तो बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट और हो जाता है, जुपिटर जहां बैठता है ना, वो लोग उस चीज का ज्ञान बहुत बांटते हैं, ज्ञान का कारक है, ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि भाई नॉलेज का कारक है, लेकिन क्या माइनस पॉइंट हो जाता है, कोई मांगे या ना मांगे वो सलाह जरूर देते हैं उस चीज को लेके। फर्स्ट हाउस में अगर बैठ जाएगा तो सबको सलाह ही देता रहेगा, लोग चिढ़ जाते हैं फिर, यानी इसको कुछ काम ही नहीं है। ऐसे लोग कमी भी बहुत निकालते हैं इसीलिए, क्योंकि टीचर देखा है ना, टीचर बच्चा कितना भी अच्छा करे, नंबर फिर भी वो पूरे नहीं देते ना किसी को कि भाई यहाँ पे तुमने मिस्टेक की थी। तो सेम जुपिटर की हैबिट ऐसी ही है। तो अगर किसी के फर्स्ट हाउस में जैसे जुपिटर है या जुपिटर रूल कर रहा है जिसको भी, जिस हाउस में भी बैठा है, उन चीजों को लेके वो ना दूसरों के काम में बहुत कमी निकालते हैं, यहाँ तक कि अपनी चीजों में भी कमी निकालते हैं, समझे। पर हाँ ये है कि जो जुपिटर की जो राशि है, जैसे मैंने राशियां पढ़ाई थी आपको, 9 और 12 नंबर, ठीक है, सेजिटेरियस और पाइसेस जो राशियां पढ़ाई थी वो जहां बैठेंगी उस चीज में शुभता लेके आएंगी, क्योंकि जुपिटर की जो राशि जहां बैठती है या दृष्टि जहां पड़ती है, उन सारी चीजों में शुभता लेके आता है, क्योंकि वो गुड लक का कारक है।
ठीक है। और एक चीज और बताऊं मैं जुपिटर के बारे में, जुपिटर केवल जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। केवल आकाश तत्व में केवल जुपिटर ही है। तो अगर ऑकल्ट में आना है और बिना जुपिटर के आप ऑकल्ट में कुछ नहीं कर सकते। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ा है, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में सुना है, उसका जो काम है ना, वो अगर किसी को स्ट्रांग करना है वो जुपिटर को स्ट्रांग कर ले। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, आप चार्ट देख के पूरे आकाशिक रीडर बन जाओगे। ठीक है। वो दूरदृष्टि लेके आता है। तो जुपिटर के बारे में चीजें समझ में आई। आगे बढ़े थोड़ा सा। 5 नंबर जो है वो है मरकरी, बुध देव। ठीक है। अब बुध जो है हमारी कम्युनिकेशन का कारक है। यस मैम, आपको कुछ पूछना है? मैम 4 राहु का, जुपिटर के बाद राहु आता है ना? ऐसा कुछ नहीं है मैम, इसमें नंबर का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और एक मैम मिनट, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करने का? रेमेडी बाद में बताएंगे। अभी पहले जो है प्लेनेट के नेचर को समझते हैं। चलो, मैं बताती हूँ। अगर आपको किसी भी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी, सपोज कि आपको पता है कि मेरा ये वीक प्लैनेट है या मिसिंग है, बट मिसिंग नंबर्स की, अगर मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट है तो उन सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज डायरेक्ट नहीं की जाती, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। हमारे लकी नंबर हमें देखना है, मिसिंग नंबर देखना है, हमारा सनशाइन देखना है, फिर हमें उसकी रेमेडीज परफॉर्म करनी है। ये पूरा प्रोसेस रहता है, ऐसा ही नहीं मतलब मिसिंग है तो उसके पीछे चले जाओ, ऐसे नहीं करनी। अगर जिनको स्टेप बाय स्टेप पता है और कौन से नंबर को, आप कौन सी फील्ड से हो, आपको ये प्रॉपर पता है कि किस प्लेनेट की आपको 100% ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आपको संकल्प लेना है 21 डेज से 40 डेज का। और उसका जो बीज मंत्र रहता है, उसको आपको मॉर्निंग में उसकी माला करनी है। ओके। सबके डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, आप अगर यूट्यूब करोगे या गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। गुरु का मंत्र, सपोज कि किसी का जुपिटर मिसिंग है, 3 नंबर, ओके, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 19,000 जाप करने रहते हैं। वैसे ही सारे प्लेनेट के नंबर्स होते हैं, आपको गूगल से मिल जाएंगे। और क्या जाप मंत्र रहते हैं, 2 तरीके के रहते हैं। एक होता है वैदिक मंत्र, और एक एक बीज मंत्र रहता है, और एक दूसरा भी रहता है। तो जो शॉर्ट वाला है ना, वही आपको करना है। ओके। और ये संकल्प के साथ करो, 100% आपका प्लैनेट विद इन 40 डेज एक्टिवेट हो जाएगा। 14 डेज और 19, मतलब करीबन करीबन आपको एक दिन में 6 मालाएं करनी है संकल्प के साथ। आप कर सकते हो 20 डेज का या 40 डेज का संकल्प करके अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने जेमस्टोन भी पहना है, आप खुद से उसे एनर्जाइज करना चाहते हो, कर सकते हो। बट इतना एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट। अभी एक चीज जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, कितने लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? हैंडल्स वही सोच समझ कर करना, क्योंकि इसमें ना आपको होमवर्क मिलने वाला है। ऐसे उंगली की रही थी, फिर ऐसे कर दी, होमवर्क की बात सुनते ही ऐसे कर दी। ऐसे हैंड रेस तो करता करना ही नहीं, ऐसे करी फिर ऐसे, होमवर्क नहीं होगा। बच्चों का ही हो जाए बस है, हम नहीं कर पाएंगे। देखा, ये होता है मतलब कि अटेंटिव, मतलब हार्डली 10 लोग। नहीं मैम, होमवर्क की बात मत करो, पढ़ाई की बात मत करो, सिर्फ सिखाओ, पीडीएफ दो, क्लास की रिकॉर्डिंग दो और फिनिश करो। यही एक्चुअली चलता आ रहा है। और उसमें आपकी गलती नहीं है, हम लोगों ने ही आप लोगों को बिगाड़ के रखा हुआ है। पीडीएफ मिल गए, रिकॉर्डिंग मिल गई, खत्म हो गया। ना होमवर्क, ना पढ़ाई, ना अटेंटिव रहना, ना क्वेश्चन आंसर। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की पेड क्लास में आएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा कि आपकी डेली के डेली जितनी भी चीजें हम सीखेंगे, हर एक जितने भी लोग होंगे सबके चार्ट रीड करते जाएंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर सीखने को कब मिलेगा? आपका चार्ट टू रीड क्लास में हो जाएगा, बट आपके फैमिली मेंबर्स के आपके रीड करने आने चाहिए।
ओके, बहुत सारी चीजें से प्रिडिक्शन निकल कर आती है। हम हर बार कहीं ना कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, सबकी प्रिडिक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहती है। यहाँ पर क्या होगा, आप खुद से प्रिडिक्शन करना सीखोगे। अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो आपको पता चलेगा कि यस, ये गलत बोल रहा है। ओके, सो एक बार कोर्स कंटेंट देखते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो, यामिनी मैम ने बहुत अच्छे से हमारे लिए कोर्स पूरा डिजाइन किया हुआ है। यस मैम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं कि टोटल जो मैंने पूरा कोर्स बनाया ना, वो ऐसा बनाया है कि इसके बाद देखिए, अगर आप डेली पढ़ाई करेंगे तो, है ना, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो बात अलग है। लेकिन आप डेली जो मैं पढ़ाऊंगी उसको रिवाइज करोगे तो 3 मंथ के बाद आप प्रिडिक्शन करने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 9 प्लैनेट्स, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, 12 राशियों के कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। अब देखिए, प्रिडिक्शन करेंगे हम राशियों से भी, प्रिडिक्शन करेंगे हम प्लैनेट से भी। ठीक है। फिर आएंगे हम 12 हाउसेस के ऊपर, हम इन सारी चीजों की पहले प्रिडिक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम हाउसेस के ऊपर आएंगे। फिर हम हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, मतलब कौन सा हाउस क्या कहता है। ठीक है। फिर डिग्री समझेंगे, रेट्रोग्रेड दृष्टि मतलब कंबस्ट, डेबिलेटेड, एक्सॉल्टेड, कंजक्शन, जो भी A to Z होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सारी राशियां जो है। अब देखिए, इतना सारा कुछ हमने पढ़ा, ये बेसिक समझ लीजिए। फिर जब हम दोबारा से राशियों के ऊपर आएंगे तो हर राशि हर हाउस में बैठ के कौन सी प्रिडिक्शन निकालती है वो भी पढ़ेंगे। हर प्लैनेट जो है, कौन से प्लैनेट किस हाउस में बैठ के क्या प्रिडिक्शन निकल के आती है वो भी हम निकालेंगे। कंजक्शन से भी निकालेंगे, रोटेशन से भी निकालेंगे। और दूसरी बात, हम प्रिडिक्शन ऐसे भी सीखेंगे जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर जिनको चार्ट नहीं देखना है, सबसे सिंपल वे में जिसको चार्ट नहीं देखना है वैसे भी हम प्रिडिक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है। सारे योगा सीखेंगे, जितने भी हमारे चार्ट में राजयोग बनते हैं, राजदोष बनते हैं, सब सीखेंगे। ठीक है। महादशा, अंतरदशा और उनके रिजल्ट। ठीक है। महादशा अंतरदशा क्यों सीखते हैं, किसी भी लाइफ का अगर इवेंट निकालना है तो बिना महादशा अंतरदशा के कैसे निकालोगे। ठीक है। फिर हम ओवरऑल यहाँ तक की प्रिडिक्शन हमने निकाली। अब हम कैलकुलेट करेंगे सारे हाउसेस को, प्लैनेट को, साइंस को, फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन निकालेंगे। ठीक है। फिर हम आएंगे, जैसे हमने नवमांशा की बात की थी, बिना नवमांशा देखे आधा अधूरा काम हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम नवमांशा भी देखेंगे, मारक और बाधक हाउस भी देखेंगे, त्रिक हाउस जो 6 8 12 जो है उनको देखेंगे, उनकी रेमेडी भी बताएंगे, गोचर देखेंगे, और हम 6 8 12 को कैसे समझेंगे और उनकी रेमेडी कैसे अप्लाई करेंगे बिना ज्यादा मेहनत के और बिना पैसे के खर्चे के। ठीक है। और प्रश्न कुंडली मेथड भी सिखाऊंगी भाई, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप केवल प्रश्न कुंडली देख के आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो। ठीक है। तो जैसे पुराने लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, टाइम नहीं होता था, तो उनके बारे में भी हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। दूसरा, हम उसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कि हमारी से शादी होगी कि नहीं होगी, हमारा ये सामान चोरी हो गया है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर हम प्रश्न कुंडली से निकालेंगे। ठीक है। नक्षत्रा समझेंगे, नक्षत्रा के कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। फिर हम सारी हेल्थ, कैरियर, मैरिज, मतलब ओवरऑल जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में है, हम सबके प्रिडिक्शन निकालेंगे और सबकी रेमेडी सीखेंगे। ये तो हमारा हो गया सारा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। अब बिना रेमेडी के कैसे काम चलेगा, तो फिर हम रेमेडी पार्ट में आएंगे। जेमस्टोन सीखेंगे, रुद्राक्षा सीखेंगे, प्लेनेट के यंत्र मंत्र और जड़ी बूटी वो भी सीखेंगे। ठीक है। अगर किसी को जेमस्टोन नहीं पहना है तो रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष नहीं पहनना है तो जड़ी बूटी पहनो। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइव चार्ट रीडिंग होगी, सबके चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल देखा जाएगा, सबके चार्ट के साथ प्रिडिक्शन निकाली जाएगी। ठीक है। हम किसी और का चार्ट नहीं देखेंगे, आप ही लोगों का चार्ट देखेंगे। ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी ना बहुत बड़ा है, अगर आप 2 3 साल भी सीखोगे तो भी वो कवर नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए, और जितना जरूरी है उतना दिया जाए, और ताकि आपको दोबारा कहीं सीखना ना पड़े। देखिए, सीखना तो लाइफ टाइम है ही, लेकिन एक हम ऐसा करियर पाथ बना देंगे आपके लिए कि यहाँ से आप अर्निंग चालू कर दोगे, और फिर उसके बाद आप अपना आगे कितना भी सीखते रहो, आपके अर्निंग के सोर्सेस खुल जाएंगे। ठीक है।
फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने करियर में आगे बढ़ना है, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, पूरी हेल्प की जाएगी। जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के पुराने बैच में होंगे वो स्टूडेंट जानते होंगे इस चीज को, कि मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट्स को कहीं नहीं छोड़ा है। ठीक है, लाइव जूम क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए होगी, पीडीएफ और ई बुक्स मिलेगी, और सबसे मेन बात, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके हर जगह काम आएगा। आप कहीं इंटरव्यूज देने जाते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाना है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाना है, एमएसएमई और आईएसओ जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो सब जगह वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो इसके बिना किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप नहीं पढ़ा सकते हो। और आगे अगर भी आप आपको इंटरव्यू पास कर देते हो तो हम भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। अगर आप पास हो जाते हो तो वहां पर भी आप पढ़ा सकते हो, सॉरी, आप वहां पर भी कंसल्टेशन दे सकते हो। ठीक है, तो समझ में आई रिकॉर्डिंग सारी चीजें? मिलेगी। यस और ये मैम, क्लास बोलिए। शुरू होगी आपकी 6 जनवरी से, शाम का 5:30 बजे का टाइम है। और फीस रहेगी 9,999। ओके, मंडे टू वेनसडे क्लास चलेगी। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। बट यहाँ पर भी जैसे कि आप जानते हैं, दरेक लेवल प्लेटफॉर्म है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट जो लोग भी वन टाइम पेमेंट करते हैं, वन शॉट में पेमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। उनको 5 वे प्रोटेक्शन, जिसमें टाइगर है, रेड टाइगर है, हेमेटाइट, ब्लैक ऑब्सिडियन और ये एविलाई रहता है, वो टोटली फ्री मिलेगा। शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल रहेगा, बट वो टोटली वन शॉट पेमेंट पर आपको फ्री मिल रहा है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे सीखना है, हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे सीखना है, तो उन लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आपको 3 पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, और जितने भी लोग ज्वाइंट होना चाहते हैं, 100% मुझे पता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो ट्राई जरूर करेंगे कि नहीं, हमें इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में छलांग जरूर लगानी है, डुबकी लगाएंगे जरूर। देखते हैं तैर जाते हैं या डूब जाते हैं। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। ओके, टाइमिंग 7:30 नहीं होगा, क्योंकि 7:30 में क्या हो जाता है, लेडीज है, शाम को खाना भी बनाना है, फैमिली को डिनर भी सर्व करना है, तो 7:30 का टाइमिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 3 मंथ्स का कोर्स है, बट आपकी क्लास 3 डेज की रहेगी। बट फिर जब हम वापस से मंडे आएंगे, तब आपका होमवर्क, आपका सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा या नहीं। फीस हमारी सबसे रिजनेबल है। आप एस्ट्रोलॉजी के फुल कोर्स की फीस देखिए, अप टू 45,000 है। क्योंकि हमने सारी चीजों का सर्वे करने के बाद 100% गारंटी कि इतनी कम फीस में आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा ये कंटेंट। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उन सबको पता है कि हम जो देते हैं, जो कंटेंट देते हैं, जो फीस होती है, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। ओके, क्लियर? अभी बताया, अभी कितने लोग हैं जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं? संजना मैम, राम सर, बहुत अच्छे से, अरुण सर, आशा मैम, दिव्या जी, अशोक सर, सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। और भी हमारी फ्री क्लास तो है, बाकी है अभी, तो कल हम हाउसेस की तरफ बढ़ेंगे। सब बने रहिएगा। ठीक है, सेवाली मैम, यहाँ पर ना लिमिटेड स्टूडेंट आएंगे, और वो वही स्टूडेंट होंगे जो अपनी लाइफ में अकल्ट साइंस को सीखना चाहते हैं, उसे एज अ प्रोफेशन बिल्ड करना चाहते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हमने सर्वे करने के बाद ये कोर्स लॉन्च किया है। आप सभी को पता है कि ये कोर्स लॉन्च करने में हमें टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे सर्वे किए। स्टूडेंट को हम कैसे पढ़ाएंगे, उनको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ना सबको डर लगता है कि मैम समझ में नहीं आती। इसीलिए वीकली 3 डेज हम धीरे 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 जाएंगे। आपका रिवीजन भी होगा 4 बाकी के ये 5 डेज में, ताकि आप प्रॉपरली उसे रिवाइज कर पाओ। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की ही चार्ट रीड करेंगे। और इसकी फीस भी इसीलिए हमने इंस्टॉलमेंट में रखी है, ताकि आप लोगों को एकदम बोदरेशन भी ना आ जाए,
और आपको लगे कि नहीं अभी हमें समझ में आ रहा, अभी और आगे बढ़ना, अभी और आगे बढ़ना है। तो सारी चीजें का सर्वे करने के बाद ही हम ये सारी चीजें लेकर आए हैं। ठीक है। एक मैसेज आया कि मैम हमें मनी प्रॉब्लम, देखो मनी प्रॉब्लम तो पहले सभी की थी, है और रहेगी। ओके। ये प्रॉब्लम तभी जाएगी जब हम अपने लिए कुछ स्टेप लेंगे। 2025 आ रहा है, उसमें क्या करना है। बहुत सारे लोग ना विश मैनिफेस्टेशन करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं विश मैनिफेस्टेशन नहीं करती, मैं अपने गोल सेट करती हूँ, टू डू लिस्ट रेडी करती हूँ। ये करना है, वो करना है, मतलब वो एक फिनिश्ड होना चाहिए, एक डे बाय डे टास्क फिनिश होना चाहिए। जब तक आप अटेंटिव नहीं रहोगे, अपने आप को पुश नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक एज के बाद, मैं हर बार बोलती हूँ, एक एज के बाद ना कोई मम्मी आते हैं ना पापा आते हैं कि बेटा अभी आप उठ जाओ, अभी आप इसे फोन करो, यहाँ पर जाओ, ये सीखो, वो करो, कुछ नहीं। कोई हमें एडवाइस देना नहीं आता, फिर सब हमें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के पेरेंट्स खुद बनना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है। और इस कोर्स के लिए मैं किसी को इंसिस्ट भी नहीं करूंगी, और ना ही इसमें हम कोई ज्यादा ऑफर लाए, क्योंकि हमें पता है कि हम इतनी फीस में क्या देने वाले हैं। ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जुपिटर के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई वो सबको समझ में आई। यस। चलिए। अब देखते हैं राहु के बारे में। राहु को सब डरते हैं ना राहु से। भाई राहु केतु की महादशा नहीं आनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं है। हाँ, राहु क्योंकि असुर है तो परेशान तो वो करता है, उसका नेचर है परेशान करना। लेकिन अगर आप देखोगे, जब मनी मैटर्स की बात आती है ना, तो हमारे लिए शुक्र, चंद्रमा, ठीक है, राहु, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि कौन सा प्लेनेट कितना पैसा देगा। जैसे शनि को हम बोलते हैं तो स्टेबल मनी देता है, ठीक है। लेकिन अचानक से पैसा जो आता है वो राहु की वजह से आता है। तो इसीलिए जितने भी हम बिजनेस करते हैं ना, उसके लिए हम चंद्रमा को और वीनस को तो हम देखते हैं, मून और वीनस को तो हम देखते हैं, लेकिन हम राहु को देखना भूल जाते हैं। क्योंकि देखो क्लाइंट का नहीं पता होता ना। अगर आपकी शॉप है या कोई भी बिजनेस है, आपको तो नहीं पता ना कि कौन सा क्लाइंट कब आएगा। तो अचानक से जो पैसे देने का कारक है वो है राहु। तो जब भी आप बिजनेस करते हो ना, तो उस केस में आपको राहु को स्ट्रांग करना ही पड़ता है। अगर राहु खराब होगा तो आप देखना वो लोग कभी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, भले ही वो कितनी भी रेमेडी कर ले। तो राहु जो है ना, डिसिप्लिन का कारक है। और दूसरी बात, मैनेजमेंट का कारक जो है वो राहु है। देखना जिनके लग्न में राहु बैठा होगा ना, वो भले ही हायर पोजीशन पे नहीं होंगे, लेकिन अगर उनको मैनेजमेंट करने का काम दिया जाए ना, तो बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरा, राहु का कंट्रोल जो होता है ना, वो हमारे दिमाग के ऊपर होता है। तो जितना राहु वाले सोच सकते हैं ना, उतना कोई नहीं सोच सकता। और खास करके जब राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बैठता है ना, और वो कंट्रोल कर ले अगर राहु को, तो मैं ये बोलती हूँ कि उससे बड़ा दिमाग वाला इंसान नहीं हो सकता कोई भी। क्योंकि राहु जितनी दूर, अब आप देखो ना राहु के अंदर कितना दिमाग होगा। उसने इतना दिमाग लगाया कि मैं देवताओं के बीच में जाके बैठ जाऊं और अमृत पी लूं, मैं अमर हो जाऊंगा, है ना। इतना दिमाग लगाया और किसी ने नहीं लगाया ना, ना रिस्क लिया। तो रिस्क टेकर भी कह सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट बिना राहु के नहीं चल सकता है, रिस्क का काम है ना। अब जिसके अंदर इतनी हिम्मत होगी, वो उतना रिस्क ले सकता है। तो देखो कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं शेयर मार्केट में लोग। और अधिकतर डरते हैं लोग ना, कि भाई शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना है। बहुत हिम्मत वाले होंगे जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, या जो इतना रिस्क लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारा, अगर मैं हाउसेस की बात करूं, तो थर्ड हाउस जो है ना हमारा, तो वो हमारा शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है और हमारा मार्केटिंग स्किल को दिखाता है। ठीक है, मार्केटिंग में जब हम काम करते हैं, अगर थर्ड हाउस में किसी का राहु बैठा है ना, तो वो लोग देखना कि कितनी अच्छे से वो अपनी चीजें बेच सकते हैं, कितनी अच्छी उनकी मार्केटिंग स्किल होती है। तो हम कहते हैं थर्ड हाउस का राहु ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एट्थ हाउस का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और सिक्स हाउस का राहु भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जितने भी हमारे मैलेफिक वाले हाउसेज है ना, जो हमें परेशान करते हैं, उसको केवल राहु हैंडल कर सकता है। ठीक है। तो बस हाँ इतना है कि राहु जो है ना भ्रम पैदा करता है। तो कई बार हमें ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, या हम ही सबसे बेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है।
तो राहु के बारे में समझ में आई चीजें। अब बुध की बात करते हैं। तो बुध जो है हमारी कम्युनिकेशन का कारक है और हमारी बुद्धि का कारक है। जैसे मैंने अभी बोला, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे से उसको ट्रीट किया ना, तो जैसे हैकर देखे हैं ना, हैकर कितना दिमाग लगाते हैं अपना, तो वो जो बहुत अच्छे हैकर बनते हैं ना, वो आप ये समझिए कि अच्छे राहु और बुध के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, किसी को बनना नहीं है, बट मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। तो अगर वो उसको पॉजिटिव वे में ले तो, है ना। तो बुध की बात करें तो देखिए, जिन लोगों का काम ऐसा है ना, जो एंकर होते हैं, देखो उनका कितना काम होता है बोलने का, या फिर आरजे होते हैं, है ना। तो जो भी, अब मान लो कोई टीचर है, उसका काम भी तो कम्युनिकेशन का ही है ना। वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाएगा अपनी चीजें। तो जब हम बात कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या फिर मैथमेटिकल वाली चीजें जहाँ पे आती हैं, जैसे बैंक में अगर किसी को जॉब करनी है, या किसी को सीए सीएस करना है, अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और बुध एक ऐसा प्लेनेट है, हर केस में उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिना बात किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। ये चीज तो आप मानते हो ना, कि बिना अच्छी बातचीत के आप कुछ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वीनस, शुक्र। अब किस किस को चाहिए लग्जरी लाइफ? सबको चाहिए ना। तो शुक्र क्या है, हमारी लग्जरी लाइफ का कारक है। ठीक है। और हैप्पी मैरिड लाइफ का कारक भी शुक्र है। ठीक है। तो जब हम हाउसेस की बात करते हैं या शुक्र के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो हमारी ब्यूटी को, हमारे लव को, ठीक है, अच्छी मैरिज लाइफ को, इन सारी चीजों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। आपकी क्रिएटिविटी को, जितने अच्छे सिंगर होते हैं, ठीक है, वीनस और मून के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं। ठीक है। जो अच्छे पेंटर बनते हैं और जो अच्छे हीलर बनते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि जो बहुत अच्छे हीलर होते हैं वो शुक्र की वजह से होते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, आप देखना उनके चार्ट में मून और वीनस का कॉम्बिनेशन जरूर होगा, या फिर वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, जो वो इतने अच्छे हीलर बने। ठीक है। तो डॉक्टर फील्ड में भी अगर मैं देखूँ ना, तो मेडिकल फील्ड भी जो है वीनस के ऊपर आता है। दूसरी बात, अगर किसी को बहुत अच्छा टीचर बनना है, टीचर के लिए अभी तक हम केवल जुपिटर को देखते थे, लेकिन बहुत अच्छा टीचर बनना है तो उसके लिए वीनस को भी देखना पड़ता है। खासकर अगर आपको ऑकल्ट में डीप में जाके कुछ पढ़ना है ना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग विद्या वो करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, है ना, कोई सिद्धि करते हैं, बिना वीनस के आप कोई सिद्धि नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ऑकल्ट के फील्ड में आने के लिए आपको वीनस की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर आता है केतु। अब केतु से लोग बोलते हैं कि डिटैच करता है। ठीक है। लेकिन वो डिटैच क्यों करता है? उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव है कि वो चीजों से इतना, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज के बारे में बताता है कि भाई ये चीज कैसी है। अब आपको किसी चीज से मोह खत्म होगा अगर, तभी आपको लगेगा ना ये मेरे काम की नहीं थी। लेकिन अगर आप मल्टीपल बिजनेस वाले लोगों को देखोगे ना, तो वो केतु की वजह से होते हैं। तो अगर डिटैच ही करता तो मल्टीपल बिजनेस कैसे देता, या मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे देता। जो बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं वो मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आप देखो, फ्रेंड्स और एनिमीज की अगर हम बात करेंगे ना, तो केतु और मंगल की बनती नहीं है। अगर ऐसा केस होता तो फिर बहुत अच्छे डॉक्टर सर्जन कैसे बनते। ठीक है। और बिना जुपिटर और बिना केतु के आप मोक्ष भी नहीं पा सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी का कारक जो है वो केतु है। और अगर किसी के नाइन्थ हाउस में केतु है ना, मैं अधिकतर अपनी हर क्लास में ये चीज बताती हूँ कि नाइन्थ हाउस में केतु होने का मतलब है कि भगवान ने आपका मोबाइल नंबर सेव कर रखा है। आप मन में सोचोगे वो आपको कॉल लगा देगा, मतलब आपकी इच्छा कोई अधूरी रहेगी नहीं। आपकी मन की बात वो आपके कहते समय ही पूरी कर देगा। ठीक है। तो नाइन्थ हाउस का केतु ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, पर यह है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। कितने लोगों को देखा है अपना चार्ट, कितने लोगों ने देखा है कि अपनी आपकी कुंडली में कौन कौन से प्लैनेट कहाँ पर है कोई ऐसा जिसके नाइन्थ हाउस में केतु हो? राखी मैम, आपके नाइन्थ हाउस में केतु है? होता है आपके साथ ऐसा? यस मैम। थर्ड राहु। हेलो। यस। हाँ जी मैम। यस मैम, मेरा है। नाइन्थ में केतु, थर्ड में राहु। केतु के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है आपका? अकेला है मैम।
राशि कौन सी है? राशि मेरी मेष, एक मिनट, आपकी मीन है। राशि नहीं, नाइन्थ हाउस में कौन सी राशि बैठी है? कौन नाइन्थ से हाउस में, नंबर की? नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस में कौन सी में, राशि है? एक मैम होल्ड कीजिए, मैं बता देती हूँ, बना के चार्ट बताती हूँ। रितु मैम, आपका भी वही कंजक्शन बना है? मैम मैम मेरा नाइन्थ हाउस मैम में 12 केतु है मीन है। और मंगल साथ में है। रुकिए। हेलो। हेलो। यस यस राखी मैम। मैम। मैम मीन है। मीन राशि है ना? हाँ जी। मैम आप जी कुछ भी बताइए। अच्छे मन से मांगोगे ना, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन मैम मेरे को लगता है कि मेरे लग्न में जो है ना शनि शुक्र है, जिसके कारण मेरा राहु जो है वो वक्त नहीं करता, क्योंकि केतु। तीसरी दृष्टि शनि की राहु पे पड़ती है। वो तो मैम देखो ओवरऑल चार्ट देख के समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि लेकिन कर्क लगन है, और मेरे जैसे 12th हाउस जो है उसमें मेरा गुरु और मंगल भी है। सेकंड हाउस में मेरा बुध एंड सन है। देखो मैम एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। कोई सा प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, ठीक है, लेकिन जो भी नाइन्थ हाउस का जो प्लेनेट है वो जहां जाएगा उस चीज से आपका भाग्य उदय होगा। वो चीज अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो जरूर पूरी होगी। तो ये आपको ये सबके लिए पता बता चला रही हूँ कि मैं। यहाँ से कितनी सारी हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं? मेरा मून 6th हाउस में बैठा है, नाइन्थ बन के। नहीं तो नहीं वो मैम, वीक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं इतना बोल रही हूँ आपके नाइन्थ हाउस में केतु है, हाँ जी। ठीक है। वहां पे आपने बोला कि 12 नंबर की राशि है, मतलब मीन राशि है, ठीक है। उसका जो प्लेनेट हुआ जुपिटर वो 12th हाउस में बैठा है। हाँ जी। आप जो है या तो गुरु के द्वारा या फिर जैसे कहते हैं ना मेडिटेशन के द्वारा आप मेडिटेशन करो, ठीक है। 12th हाउस हमारा मेडिटेशन का भी है ना, हमारे आश्रम का भी है। तो या तो कोई आपके गुरु हो या फिर आप मेडिटेशन करो, देखना मैम आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, भाग्य आपका सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी पढ़ाई करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में, देखिए बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। इंटरेस्ट आ रहा है मैम, सभी लोगों का ना अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है शनिदेव। पहले हम पढ़ाई कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चन लिख लीजिए सब, है ना, आप भूलोगे भी नहीं। पहले हम तो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है फिर ना। तो अगर हम शनि देव की बात करें, देखो मैं शनि देव के लिए हमेशा बोलती हूँ कि वो किसी को परेशान नहीं करते हैं, बस वो आपके कर्मा देखते हैं, है ना। और शनि की रेमेडी ही सबसे बेस्ट ये है, आप उनके मंत्र जाप मत करो, लेकिन आप अपने काम को बहुत मेहनत के साथ करो, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ करो। जो जिस जैसे आज का काम है ना उसको आज ही खत्म करो, कल के ऊपर छोड़ो ही मत। शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी के कारक हैं शनि, जो है स्टेबिलिटी देते हैं, और कहते हैं ना डिले के कारक हैं, वो डिले नहीं करते हैं, वो चीजों में परफेक्शन लेके आते हैं। आप देखना जो लोग शनि की महादशा से निकलेंगे ना, वो मतलब हीरा बन जाएंगे, आप उनको मात नहीं दे सकते हो। तो शनि ऐसी चीजों के कारक है। और दूसरी बात मैच्योरिटी के कारक है, जिसके ऊपर शनि, कहते हैं ना शनि प्रधान जो लोग होते हैं, आप देखना वो अपनी उम्र से लगभग 5 साल बड़े की सोच रखते होंगे। उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, आप बोलोगे अरे बड़ा समझदार इंसान है, ठीक है। तो वो जो समझदार होते हैं ना वो शनि की वजह से होते हैं। और सारी जिम्मेदारियां शनि के ऊपर आती है क्योंकि कर्मा देखे गए हैं। तो अपना काम जिम्मेदारी से करो, मेहनत के साथ करो, भले ही आप मंत्र जाप मत करो। यस मैम। ओके, सारी चीजों का आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे हो। अभी आपको ना पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट हमारा कहाँ पर बैठा है, कैसा है अभी। और इंटरेस्टिंग कब होगा, जब हम हाउसेस सीखेंगे। अभी आपने क्या सीखा, पहले राशि सीखी, उसका नेचर सीखा। अभी हमने प्लेनेट सीखा, अभी वो कौन से हाउस में बैठा है, बहुत सारी चीजें ना यही 5-6 डेज में कनेक्ट कर पाओगे। ओके। हमने मार्स के बारे में नहीं पढ़ा अभी। चलिए, मंगल जो है, आप मंगल के लिए सब बोलते हैं ना 9 नंबर बहुत लकी होता है ना, सब मंगल मंगल होता है।
लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो सूर्य और मंगल जो है क्रूर प्लैनेट है। अब मंगल जहां बैठता है वहां चीजों में क्रूरता लेके आता है, अग्रेशन दिखाता है। जैसे मैंने मेष राशि के लिए बोला था ना कि वो थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं, तो ऐसे ही जो मंगल है ना, वो थोड़ा एंगर का कारक है। अगर वो मान लीजिए चंद्रमा और मंगल जो है अगर आप देखोगे तो मतलब फ्रेंडली प्लेनेट है, लेकिन आप चंद्रमा और मंगल को एक साथ बिठा दो, वो उस हाउस को लेके वो आदमी जिंदगी भर परेशान रहेगा। तो हर जगह शनि राहु केतु ही परेशान नहीं करते, प्लैनेट का स्वभाव जो है वो भी परेशान करता है। आप मान लीजिए आपके भाग्य के भाव में बैठ जाए, ठीक है, मंगल मंगल अपनी अंतर्दशा में अपना रिजल्ट देगा तो मून से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब मंगल और जब मून का जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ना वुमेन्स को, तो वो किस लिए होती है? जब चंद्रमा और मंगल साथ में बैठता है। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो होती है मार्स और वीनस के कंजक्शन से। ठीक है, तो कोई भी जैसे वीनस है, ठीक है, वीनस असुर की तरफ आता है लेकिन वो भी सॉफ्ट प्लेनेट है, तो वो भी अगर क्रूर प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा ना तो वो रिएक्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हर प्लेनेट का स्वभाव जो है ना, अपना अपना अलग अलग स्वभाव है, कौन सा सॉफ्ट प्लेनेट है कौन सा क्रूर प्लेनेट है, और वो किस हाउस में बैठा है, वहां जाके किस राशि के साथ है, वो क्या रिजल्ट निकाल के देगा, वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कब ठीक होगा वो आपकी महादशा अंतर्दशा बताएगी, कैसे ठीक होगा वो रेमेडी बताएगी। तो समझे आप पूरे एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने प्लेनेट पढ़ लिए सारे। आगे बढ़ते हैं। ये 12 राशियों के नाम है। ये अभी तक अगर आपने नहीं लिखे तो लिख लीजिए। देखिए अपनी राशि भी सबको पता चल जाएगी, ये जो शब्द है ना ये सबकी राशियों से पता चल जाएगी। मेष में कौन कौन से शब्द आते हैं, वृषभ में कौन से आते हैं, जेमिनी में कौन से आते हैं, जैसी कंफ्यूज मात्रा लगी हुई है ना। यस मैम। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि च जो है वो मेष राशि में दिखा रहा है। ठीक है, ये नक्षत्र के हिसाब से होता है, सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना यहाँ पर। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप नक्षत्र पढ़ोगे। चले तो अब इतनी सारी हमने जर्नी देखी, अब अगर हम मेन पॉइंट पे नहीं जाएंगे, अब देखते हैं कि कुंडली क्या होती है ना। इतनी सारी चीजें पीछे पड़ गए और अगर हमने हाउसेस नहीं देखे तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सा हाउस आपके बारे में क्या बताता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या आप ऐसे क्यों हो, है ना। अपने बारे में जानने के सबको बहुत वो होता है ना, इसीलिए तो हम चार्ट दिखाने जाते हैं ताकि हमारे बारे में हमें पता चले। तो बहुत सारी चीजें आज सबको पता चलेंगी। चलिए तो मैम मैम हाउसेस खोलना, मैं जो बोलती रहूंगी वो आप नोट करते रहना, ठीक है। सबसे पहले जो है, सबसे पहली चीज तो बतानी पड़ेगी हाउसेस। अगर आपने नोट तो लेकर बैठ जाइए क्योंकि अभी मेन मेन पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। देखिए हाउसेस क्या होते हैं ना, जैसे जो हाउसेस जहाँ पे लिखे हुए हैं वो फिक्स हैं, वो सभी के चार्ट में फिक्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पहला लिखा हुआ है वो फर्स्ट हाउस ही रहेगा, वो सबके चार्ट में फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है।
क्योंकि वो लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको लग्न चार्ट में, तो इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। तो जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट हाउस है। हाउस फिक्स होते हैं, राशियां फिक्स होती हैं। फिक्स मतलब कैसे, अगर मान लीजिए किसी के जैसे मान लीजिए ये लग्न चार्ट है और यहाँ पे पहले में पहला नंबर लिखा है, तो फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर किसी का मान लीजिए फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है, तो फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, ऐसे हमारी राशियां आगे चलती हैं। अब प्लेनेट का अपना मूड है कि वो कहीं भी बैठ सकता है, वो किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, उसको अपनी करनी होती है। ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों भाई प्लेनेट इधर उधर क्यों बैठते हैं? वो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग। कहते हैं ना कि अरे पिछले जन्म के कर्म किसने देखे हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग। अरे किसने देखा है, कुछ भी करो अगले जन्म में क्या होना है, वो तय करेगा हमारा लग्न चार्ट कि हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा। ठीक है, किस तरह से मिलेगा। तो इसीलिए पिछले जन्म के आगे इस जन्म में कर्म अच्छे करोगे तो अगले जन्म में चार्ट बहुत अच्छा लेके पैदा होगे। तो इसीलिए भी एस्ट्रोलॉजी देखना जरूरी है, हमें पता तो चले कि हमने क्या क्या गलतियां की थी और कौन सी इस जन्म में हमें सुधारनी है। ठीक है, तो हाउसेस प्लैनेट और वो समझ में आए आपको। हाउसेस फिक्स होंगे, राशियां नंबर वाइज चलेंगे और प्लैनेट्स कहीं भी बैठ सकते हैं, 4 5 एक साथ कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हाउस की अगर मैं बात करूं तो पहले हाउस को बोलते हैं हम लग्न, इसीलिए तो हम इसको लग्न चार्ट बोलते हैं। पहले हाउस को हम लग्न बोलते हैं, और ये आपका तनु भाव है। ओवरऑल बॉडी आप कैसे दिखोगे, हाइट कैसी होगी, वेट कितना होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा। और ओवरऑल जैसे मैंने राशि की बात की थी ना, कि राशि का स्वभाव आपके अंदर आता है, तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट और राशि भी आपका स्वभाव बताएगी, वो ओवरऑल आपको रूल करेगी। अगर वहां राहु बैठा है, उसकी महादशा अंतरदशा हो ना हो, आपको हमेशा राहु के रेमेडी करते रहना पड़ेगा। वरना वो ना बीच बीच में आके वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे शैतान होते हैं तो बार बार आके थप्पड़ मारते हैं, तो वो ऐसे करता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट और राशि, इन दोनों को हमेशा ऐसा माना जाता है कि भाई इनके लिए रेमेडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पे क्या बोला मैंने, फर्स्ट हाउस क्या है, आपका तनु भाव है। आप कैसे दिखोगे, कैसा आपका स्वभाव होगा, वो सब आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा कि ये हाउसेस कैसे आए, कैसे ये सारी चीजें बता रहे, कोई है ऐसा जिनको नहीं समझ में आया हो? कहाँ पर कोई रुक गया है वो बताओ पहले। क्या नहीं समझ में आया? कृपा मैम। मैम एक बार वापस रिपीट करो ना। ठीक है, क्या हाउस कैसे बने वो? हाउस कैसे बनते हैं वो? एक मिनट। हम हाउस बना के दिखाएंगे, रुको। मैम फर्स्ट नंबर हाउस में कौन से भी प्लेनेट हो सकते हैं? यस, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। दीना मैम। हेलो मैम। मैम मैं हेलो। ये पूछना चाहती हूँ कि अभी यामिनी मैम ने बोला ना, क्वेश्चन किया था कि आपके 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो वो लग्न चार्ट से, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि मेरे लग्न चार्ट में 3 नंबर है, तो फिर 3 4 5 6 7 8 9 जो आएगा वो होगा, या हाउसेस 1 2 3 4 वो हाउस काउंट हाउस होगा, हाउस मतलब लिख रहे हैं कैसे आपको? होगा वो हाउस पता नहीं हाउस चला। जैसे मैंने बोला हाउसेस फिक्स होते हैं। हाँ, तो मतलब 9th अगर हाउस है, मतलब आपने 9th हाउस का बोला, तो अगर मेरा 3 नंबर से स्टार्ट होता है, तो मेरा जो 9th हाउस होगा वो 11, मतलब 11 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वो मेरा 9th हाउस होगा ना। 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। Lo países, me partía y partía de la idea tu prima y tu sulta. Aquí parece la itu para poder causar un teoría. Para que para que te lo que देखो सब अपनी कॉपी में ना
ऐसे ड्रॉ कर लो और वहां पे ना लिख लेना हाउसेस, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आपको डेली एक बार क्योंकि देखना पड़ेगा। मैम हाउस हाउस तो पता चल गए, जैसे आपने दिखाया कि 1 2 3 4 जैसे ऐसे काउंट होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर जैसे आपने बोला ना कि जो लग्न चार्ट, मतलब सॉरी लग्न कुंडली, क्या बोला आपने, वो लग्न का बोला कि फर्स्ट हाउस में सपोज 3 नंबर लिखा है, तो मतलब मिथुन राशि मेरी लग्न, क्या बोलेंगे उसको, मिथुन लग्न की कुंडली है, हम बोलते हैं ना मिथुन कि होगी कौन ना, सा लग्न। 3 नंबर लिखा है, मिथुन मिथुन लग्न की लग्न की कुंडली। कुंडली। हाँ हाँ, तो मतलब 9th हाउस में मेरा कौन सा होगा, वो मुझे हाउस आप बोल रहे हो तो जो हमारा फिक्स हाउस है 1 2 3 4 5 हाँ 6 7, ऐसे ही हाउस वो फिक्स रहेंगे, भले कौन सा हाँ भी नंबर लिखा होगा, हाँ, है ना। हाउसेस फिक्स होते हैं, हाँ। ओके। और मतलब कई कई हाउस में कोई भी नंबर्स नहीं होता, वो अच्छी बात होती है कि नहीं बुरी नहीं, बात नंबर होती सब है। में होंगे, राशियां तो सब। मैम देखो, 12 हाउसेस है तो 12 राशियां है ना। तो अब आपका मिथुन लग्न का चार्ट है तो 3 हाँ से हम काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। हाँ, वो लिखे होंगे, लेकिन मतलब राशियां, मतलब सारे ग्रह, मतलब एक ही हाउस में 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं और सारे खाली है, तो उसको मतलब क्या अच्छा है कि बुरा है वो पता नहीं चला है। बुरा कुछ नहीं होता मैम, किसी की कुंडली कभी बुरी नहीं होती। वो तो है। अभी यहाँ पर ये पता देखो, चला, ये फर्स्ट ये फर्स्ट है। सेकंड थर्ड फोर्थ। हेलो यस। मैम, लेकिन हमें कैसे समझेगा कि अभी हमारा डेट ऑफ बर्थ से डालना पड़ता है या क्या? मुझे कुछ समझा ही नहीं है। रुको अभी एक मिनट, आज समझाएंगे। फर्स्ट फर्स्ट डे है मैम आपका। जी, मैंने लेट ज्वाइन किया है। तो मैम आप ना एक बार रिकॉर्डिंग देखना। जी। ये देखो, ये है हाउसेस। मैम, और ये पूछना था कि जैसे हमारा ससुराल में नाम चेंज होता है, मायके का नाम यूज वो डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहिए ये? मैम देखो, आप नाम कोई भी डालोगे उससे आपकी कुंडली नहीं बदलने वाली, क्योंकि जब हम बेबी बॉर्न बेबी का नाम लिखते हैं तो बॉर्न बेबी का तो कुछ नाम ही नहीं होता, पर फिर भी उसकी कुंडली होती है। तो मैम, कुंडली बनाए कैसे? एस्ट्रोसेज से। आपको एस्ट्रोसेज पर पूरी आप डिटेल डालोगे ना तो आपको मिल जाएगी, और क्लास में तो हम सीखेंगे। जी मैम। ठीक है। यस निधि मैम। मैम मेरे लगन में जैसे 12 नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो मुझे फिर मीन उसके लग्न की आगे। कुंडली। मीन राशि की कुंडली हुई आपके। हाँ मैम, मेरे को फिर हाउसेस नहीं देखने आते हैं वो, उसके बाद तो मैम मतलब अभी अभी रुको, अभी ना आप सिर्फ स्टार्ट करो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ठीक फर्स्ट है। नंबर पे 12 नंबर आ गया, तो सेकंड नंबर पे 1 नंबर आएगा। यस। हाँ, राशियां यस, ऐसे ही नंबर वाइज ऐसे चलेंगी। चलती है, ऐसे सर्कल घूमता है। ओके, मतलब 12 के बाद 1 आ जाएगा, है ना? यस। हाँ। 1 4। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। दीपा मैम। जी मैम। मैम यस जैसे कि अभी ये कुंडली मैंने अपनी देखी, फर्स्ट नंबर पे मेरा 11 लिखा हुआ है। तो ये समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट हाउस में ले और 3 और अंधेरे। शाह शनि, मतलब 5 नंबर वो वो रेड। प्लैनेट है मैम। आप नंबर क्या लिखा है, नंबर है वो राशि है 11। आपकी। 11 मतलब एक्वेरियस की आपकी कुंडली हुई। बट राशि तो मेरी मीन है। कोई बात नहीं मैम। देखो, मेरी बात सुनो, राशि आप कैसे देखोगे, आपकी जो प्लैनेट, ये आपका जो लग्न चार्ट है उसमें आप हिंदी में देख रहे हो इंग्लिश में? हिंदी में। तो च कहाँ पर लिखा है? क्या सेकंड नंबर पे, वो सेकंड हाउस में 12 वहां लिखा पर हुआ है नंबर और क्या क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है? है? 12। 12। तो मतलब कि आपकी राशि जो है वो मीन है। हाँ। ठीक है, ऐसे देखा जाता लेकिन है। चंद्र जहां पर होता है ना, वहां पर जिस नंबर की राशि होती है ना, वो हमारी मीन मून शाइन होती है।
ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है फैमिली मेंबर्स? इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे धीरे? पहले कैसे था, फर्स्ट डे पर जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया था कुछ भी नहीं समझ में आता, अभी आप आपका नंबर देख पा रहे हो, राशि पहचान पा रहे हो, कौन से हाउस में वो देख पा रहे हो। अभी आपको क्या करना है, प्रिडिक्शन पार्ट पर जाना है, मैम बस राइट? इसका मतलब क्या है? इसका किसका मतलब मैम? हम सीख लेंगे, रुको। अभी आप हाउसेस का स्वभाव लिखो। देखो, अगर ये आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछोगे हम तो आंसर कर देंगे, पर आपको क्या सिर्फ आपका ही देखना है? नहीं ना, पूरी फैमिली मेंबर्स का देखना है ना। तो पहले सीखो। निधि मैम, यस मैम। यस मैम। आपका क्वेश्चंस हो गए मैम? हाँ मैम, मैंने तो पूछा था ना कि 12 के बाद 1 आना है क्या। और ओके, मेरी क्योंकि मीन लगन और कर्क राशि आती है मेरी, ये इतना पता है मैम, उसके आगे नहीं पता। अभी सीखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी पता है कैसा है? आपको अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, जो मैं समझाऊंगी ना बहुत क्वेश्चन आएंगे। जब मैं नेक्स्ट चीज आपको समझाऊंगी ना, आपके डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जितना हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी कुछ नया राज खोलते चलती है। ठीक है, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग होती है। सेकंड हाउस जो है वो आपकी फाइनेंस को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है। ठीक है? आपका जो फैमिली होगी वो कैसी होगी। ठीक है? और फाइनेंस मतलब फाइनेंस कैसा, जो आप स्टेबल मनी, जो आपके पास जुड़ा हुआ धन होगा वो कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। ठीक है? सेकंड हाउस में किसी का भी क्रूर प्लैनेट होगा ना, तो वो लोग देखना थोड़ा हार्श बोलते होंगे। इसका मून होगा, वीनस होगा, वो लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे। ठीक है? तो एक हाउस ना बहुत सारी चीजें बताता है, ऐसा नहीं है, मैं तो दो चार पॉइंट अभी बता रही हूँ, लेकिन एक हाउस से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है? हर हाउस में बॉडी पार्ट्स भी आते हैं, आपकी बहुत मतलब आपकी लाइफ की सारी चीजें आती हैं हर हाउसेज में। पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमने जन्म लिया फर्स्ट हाउस से, हमें फैमिली मिली सेकंड हाउस से, हमें वाणी मिली सेकंड हाउस से। ठीक है? हमने हमारी जो वेल्थ होगी, जो हमारे माता पिता की वेल्थ होगी वो कैसी होगी, वो हमने सेकंड हाउस से देखा। ठीक है? तो इसीलिए जब हम जैसे बीमारी की मैं बात करूं, तो थायराइड की प्रॉब्लम अगर कोई देखता है ना, तो वो सेकंड हाउस से देखता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा गला है। ठीक है? हमारी गले की बताता है कि वॉइस कैसी होगी। समझ में आई सेकंड हाउस की बात? तो आप हाउसेस समझोगे ना, 12 हाउसेस समझोगे, और प्लैनेट्स के मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए, जोडियक के बताए। अब देखना कल आप ना सारी चीजें खुद निकाल सकते हो कि अरे भाई मेरे इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, तो इसका मतलब ये चीज हो रही होगी, या मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, ये भी आपको कल तक पता चल जाएगा। है ना? तो चले थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस जो है आपकी कम्युनिकेशन का है, आप कैसी बातचीत करते हो। वाणी से देखो, वाणी एक अलग चीज हो गई भाई, कोई बहुत प्यार से बोलता है, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन उसको यही नहीं पता कहाँ क्या बोलना है ना, तो वो चीज गलत हो जाती है ना। तो थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, आपके छोटे भाई बहन का है। अब देखो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन भी आ गए। अब आपको अगर देखना है ना कि मेरे छोटे भाई बहन कैसे हैं, या मेरे साथ आगे चल के वो कैसा व्यवहार करेंगे, अपना थर्ड हाउस देख लेना, कौन सा प्लेनेट बैठा है वो देख लेना। छोटी यात्राओं का थर्ड हाउस है। ठीक है? मार्केटिंग का थर्ड हाउस है, जो लोग ऑनलाइन या ऑनलाइन बिजनेस भी जो करते हैं उसके लिए भी थर्ड हाउस है। इसीलिए मैंने बोला कि जब हम राहु को देखते हैं ना थर्ड हाउस में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी मार्केटिंग स्किल, वो सारा राहु बताता है, या ऑनलाइन बिजनेस तो सारा राहु का ही है। ठीक है? लेकिन थर्ड हाउस जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, क्योंकि हमारे एफर्ट्स का, मैंने बोला था ना कि कर्मा और भाग्य साथ साथ जुड़े हैं। आप कितना एफर्ट लगाओगे अपनी चीजों में, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि अरे मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। अब ये तो देखो कि थर्ड हाउस में आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये भी तो देखो ना। सारा दोष भाग्य को तो नहीं दे सकते ना। ठीक है? सबने नोट कर लिया? मैं रिपीट करूं एक बार। कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, मार्केटिंग, और आपकी मेहनत।
आपके एफर्ट्स। ठीक है। अगर उस हाउस में कोई भी ना हो तो देखो प्लैनेट नहीं होंगे, मे भी हो सकता है वहां पर प्लैनेट ना हो पर राशियां तो होगी ही होगी। राशि तो होगी। राशि, यस, राशि हर राशि हाउस में होती है। तो वो राशि भी बहुत कुछ कह जाती है। वहां पर दृष्टि पड़ती होगी किसी ना किसी प्लैनेट की, भले ही वो है नहीं बट वहां पर उसकी दृष्टि हो सकती है। एक सेकंड दीजिए मुझे, बस एक सेकंड, है ना। दीपाली मैम। जी मैम, वही पूछना था, अगर इन केस ये 1 2 3 तो हमने सीखा अभी, मगर इनमें से अगर कोई जैसे खाली हो, या एक साथ 2 प्लैनेट्स हो, या 3 प्लैनेट्स हो, तो जैसे मैम ने कहा कि अगर दो में जैसे कोई हाश ग्रह हो, तो हमारा व्यवहार वैसे हो जाता है ना, मगर वाणी वैसे हो जाती है, और सॉफ्ट प्लैनेट हो तो हमारी वाणी थोड़ी सी कम्युनिकेशन के लिए अच्छी हो जाती है। मगर अगर 2 प्लैनेट है ऑपोजिट, जैसे सूर्य हुआ या वीनस हुआ, तो फिर क्या वो बोला सारी आपने, वीनस प्रिडिक्शन हुआ हम और कौन सा सीखेंगे। हुआ? दोनों, सूर्य और वीनस, ये दोनों के सॉफ्ट स्पोकन प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है ना। और सूर्य, फर्स्ट नंबर पे सूर्य सूर्य के बारे हुआ। में तो अभी हमने सीखा। हाँ, तो सूर्य थोड़ा सा हाश है, तो ये दोनों ऑपोजिट प्लैनेट है, तो अगर वो 2 नंबर की मतलब इसमें हुए, तो कैसे होगा? देखो मैम, एक सॉफ्ट प्लेनेट है, एक हार्श प्लेनेट है, ठीक है। तो जी वो उनको जी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। उनकी वाणी ऐसी होगी, जैसे मैंने बोला, उनको ये नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या बोलना है। कई बार वो अच्छे से बोलेंगे, कई बार वो बहुत जल्दी चिढ़ के बोलेंगे। अच्छा। उनका गला वैसा होगा, या वाणी से ठीक है रिलेटेड मैम। उनको मैम प्रॉब्लम आपके वहां जरूर पर आएगी। पैरोट है क्या? हाँ जी मैम, पैरेट है। घर में ही रहते हैं आपके साथ? हाँ जी। ग्रेट। खुशबू मैम। थैंक यू मैम। मैम, मुझे ये जानना था कि जैसे हम किसी की लगन कुंडली जब देख रहे हैं, तो ये जो कुंडली में जैसे हाउस तो फिक्स होते हैं, है ना। तो जो इस मतलब जो राशि है, राशि कहीं भी हो सकती है, कोई सी भी, ऐसी जो प्लैनेट मूव करते हैं, तो मैम ये मतलब फिक्स होते हैं बाय बर्थ जो हम कुंडली लेके बैठे हैं, मतलब, या फिर बार बार ये मूव करते हैं? नहीं नहीं, लग्न तो फिक्स होता है। लग्न में जो प्लेनेट जहां बैठा होगा वो वहीं बैठा होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि केतु अभी कहीं और बैठ गया या सन अभी कहीं और है, इसलिए ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब नहीं मैं तो नहीं नहीं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगा कि प्लैनेट्स भी बार बार मूव करते हैं, नहीं नहीं, तो लग्न इसीलिए मैं चार्ट में जो पूछी। चीजें आपकी फिक्स हो, जो बच्चा जिस समय पे पैदा हुआ है, जिस चार्ट के साथ पैदा हुआ है, वही चीजें उसकी लाइफ टाइम, वो चीजें जो जहाँ फिक्स है वो वहीं फिक्स रहेगी। अच्छा, वो फिक्स रहेंगी। ठीक है, हाँ। और जो राशि होती है मैम, वो मूव करेगी या वो भी कुंडली के साथ नहीं, जो लग्न आई है? चार्ट तो सेम होता है मैम। लग्न चार्ट आप आज निकालो, 50 साल बाद निकालो, वो आपको सेम ही दिखेगा। ओके ओके। ठीक है मैम, ठीक है, यही कंफर्म करना था, थैंक बाकी ना मैम, आप हमारी वीडियोस देखना ना यूट्यूब में, तो आपको पिछला जितना भी समझाया ना मैंने, तो आपको और आइडिया हो जाएगा सारी चीजों का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर ना। यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू। देखिए, जब हम हाउसेस पढ़ते हैं ना, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये सबके लिए नॉर्मल बात है ना। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम हाउसेस पे आते हैं। अभी तक प्लैनेट्स और राशियां पढ़ने में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब हम हाउसेस की तरफ आए ना, तो सबका दिमाग ब्लैंक हो गया, है ना। लेकिन यहीं से तो मजा आएगा ना पढ़ाई में। यहीं से तो हम सारी चीजें कनेक्ट करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है। मैम अभी जो आई एम सॉरी, लेकिन अभी जो मैम ने पूछा ना, ये क्या हमेशा चेंज होते रहते क्या? प्लैनेट्स प्लैनेट्स चेंज होते हैं, उसको गोचर कहा जाता है। तो हाँ। हाँ, तो उनको कंफ्यूजन है, उनको अभी समझा दो, नहीं तो वो हमेशा वो सोचे कि मेरा इधर ही है और ऐसे ही रहेगा। वो खाली ओके। वहाँ की राशि सेम रहेगी, एज अ लग्न चार्ट, वो हाँ। राशि सेम वही तो रहेगी बताया लेकिन कि लग्न चार्ट आपका कभी चेंज नहीं होता है। नहीं नहीं, राइट। मैडम ने बोला प्लेनेट चेंज नहीं होते करके, मैं इसलिए करेक्शन कर रहा हूँ। तो तो हमेशा प्लेनेट चेंज होते हैं, उसको गोचर कहते हैं, उस हिसाब से उस टाइम का आपका वो
दशा दिशा आपका हाँ रहना हाँ जो कुछ है वो चेंज होता रहेगा। सॉरी हाँ। आई नहीं नहीं नहीं, अरे कोई नहीं बात नहीं सर। सर। देखिए, उन्होंने जैसे पूछा ना कि लग्न चार्ट की प्लेनेट और वो चेंज तो नहीं होते। देखो, लग्न चार्ट तो आप जब जैसा निकलेगा वो वैसा ही निकलेगा। वो तो लेकिन सेम रहेगा। हाँ, वो सेम रहेगा। लेकिन हाँ, गोचर में आपके प्लैनेट्स कौन से कहाँ पे आ रहे हैं और कौन सा इवेंट्स होने वाला है, वो सारी हाँ, चीजें आपका गोचर बताएगा, दशा बताएगी और महादशा बताएगी। उनका एक्चुअली उससे में कंफ्यूजन था। ऐसा लगता है मुझे। कोई बात नहीं सर। देखिए, सब जिसको जितना नॉलेज है सब यहाँ पे बताने के लिए बैठे हैं, है ना। हाँ हाँ, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया। सॉरी। और मुझे पता नहीं ओके है सर। यूट्यूब पे अवेलेबल करके। अवेलेबल है ना सर, हमारी आज तो डे 4 है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। मैम एक बार लिंक शेयर कर देंगे ना यूट्यूब का, तो फिर वो सब यस वहाँ पे यस वीडियोस देख लेंगे। जी यस। मैम, जैसे सर ने अभी बोला कि ना ये वो तो लग्न चार्ट तो बिल्कुल सेम रहता है, अदरवाइज हाँ, ये जो अभी सर ने बोला था ना कि वो चेंज होते रहते हैं, गोचर, लेकिन गोचर में। गोचर, मैम वो तो बिल्कुल हम्म। सही बोला, वो मेरे माइंड में भी था, क्योंकि जब भी मैं कभी कुंडली खोलती हूँ तो ये जो कभी केतु की दशा कभी ये, तो ये किसी भी घर में जाके बैठ जाते हैं, ऐसा है ना। मैम वो तो गोचर देखो, एक ना देखो मैम, ये ना इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। महादशा अंतरदशा आप देखोगे वो आपको अलग चीज दिखेगी। जब आप गोचर का चार्ट खोलोगे आपको वो अलग दिखेगा। दूसरी बात, जब आप नवमांशा देखोगे ना, नवमांशा में भी आपको प्लेनेट अलग अलग मिलेंगे। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे भी सारी चीजें। तो मैम जैसे अभी मैं थर्ड हाउस में अपना देख रही हूँ तो फर्स्ट लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। वो तो मेष अभी राशि आपने है। लग्न चार्ट खोला हुआ है? जी मैम, तो क्या देखा ओनली आपने, नंबर, क्या बोला? सिर्फ ओनली नंबर है फर्स्ट, ना कुछ भी कौन लिखा से? हुआ है, और नहीं, इससे वो अदर कुछ मेष भी नहीं राशि है। है भाई। थर्ड आपके हाउस फर्स्ट में, हाउस में क्या फर्स्ट बोला हाउस आपने? में तो मैम 11 है, और ल और श, 11? ल और श लिखा हुआ है। बराबर। फर्स्ट हाउस में अगर 11 है तो आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, ठीक है। लेकिन राशि मेरी मीन है। मैम अभी हमने, आप ना पहले पिछले वाले वीडियोस देखना मैम। राशि में और लग्न में बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे आप। हमने उधर ना ये चंद्र सारी लिखा चीजें होगा। समझा चुके हैं। मैं तो शायद मैं थोड़ा ले डेली तो क्लास मैम, अभी मैं 7 बजे से कब से लिंक शेयर हुआ है, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रही थी 7:30 बजे से। मैम हमारा 8 तो बजे फाइव का डेज का होता है। क्लास था। लिंक पहले आ गया था लेकिन ज्वाइन किया लेकिन हुआ नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, पिछले 3 डेज की क्लास लग चुकी है। जी मैम, बट मैम थोड़े से क्वेश्चन ना साथ साथ ना, तो बस थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, मतलब सॉर्ट आउट, तो उससे थोड़ा समझ आ जाता है। मैम क्वेश्चन हम करेंगे ही, बट होगा क्या कि लोगों को ना अपने बारे में जानना है। मेरे फर्स्ट हाउस में ये है, सेकेंड हाउस में ये है, इस प्लैनेट के साथ ये नंबर है, ये नंबर के साथ ये प्लैनेट बैठा है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इंडिविजुअल कंसल्टेंसी नहीं कर रहे, सबको आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। अगर हम कंसल्टेंसी करेंगे ना, तो जो सिखाना चाहते हैं, जो हमने डिसाइडेड किया हुआ है ना, वो थोड़ा सा साइड रह जाता है। ओके। तो प्लीज आप वही क्वेश्चन पूछो जो इन जनरल हो। नमस्ते दिव्या मैम। मैम। यस मैम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम। हाँ मैम, मैं कह रही थी जैसे लगन और राशि को दोनों हम अलग अलग प्रिडिक्शन से करते हैं। मैम देखो, लगन और राशि में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ईशा मैम ने बोला जहां पे आपका चंद्रमा बैठा है, ठीक है, उसके हाँ साथ जी, जो वो तो नंबर राशि लिखा है है। वो तो राशि हो गई। राशि। और हाँ। लगन, लगन जो वो जो फर्स्ट फर्स्ट हाउस में है। हाँ, जो फर्स्ट हाउस में बैठी है ना राशि, वो आपकी लग्न कुंडली हो गई। जैसे मान ली 11 नंबर अभी मैम ने बोला, तो उनकी कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। कई बार ऐसा भी हो जाता है इसमें कि मून वहां पे बैठा हो तो वही आपका लग्न हो गया, वही आपकी राशि हो गई। ओके। नहीं मैम, मैं ये क्वेश्चन मेरे मन में इसलिए आया कि वो कई बार हम यूट्यूब में ऐसे व्लॉगर्स देखते हैं तो उसमें बताते हैं ना, ये भाई प्रिडिक्शन रोज की बताते हैं कि आप ये लगन से समझ लो या राशि से समझ लो। तो हम ये फिर हम कंफ्यूज नहीं हो मैम वो जाएंगे सारी कहीं। चीजें सुनो, वो सारी चीजें ना हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। राधे यस, राधे एक मैम। क्वेश्चन आया है चैट में कि मैम क्या हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, जॉब कब लगेगी। तो ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ही है आपकी। ओके।
दिव्या मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने पहले ही पूछा था कि हम्म। जो मान लीजिए एक हाउस में दो बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हैं। सूर्य जो है वो थोड़ा नीच का है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत देखना आता है। मेरे जो दादाजी थे वो इस लाइन में काम करते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया है कि सूरज नीच का है और चंद्रमा हाई है। तो ये पॉसिबिलिटी ये है ना कि चंद्रमा जो होते हैं वो मम्मा की तरह साइन होता है उनका। तो मतलब उस पर्सन का बिहेवियर लाइक ऐसा होगा ना कि वो थोड़ा सा सिमटा हुआ सा होगा, जैसे मदर केयरिंग नेचर होगा जैसे आपने बताया। और थोड़ा गृह गृहस्थी मैम वाली देखो, होती है, मम्मी या केयरिंग वाली, है ना। वो बात आपकी ठीक है, एक पॉइंट वो भी हो सकता है। दूसरी चीज, वो किस हाउस में बैठा है ना, मेन क्या है, प्रिडिक्शन हम कैसे निकालते हैं? हम उस वो हाउस, तो मैं जैसे हाउस। मैं अभी बोल रही हूँ, हाँ जी। उस हाउस से रिलेटेड चीजों से होगा ना। जैसे फोर्थ हाउस है तो वो सुख का हाउस हो गया। हाँ, वो है आपकी ना। गाड़ियों का भी हो गया, है ना, आपके हाँ मकान जी। का हो गया, आपका सुख भाव हो गया, वो आपकी लाइफ मदर को का भी हो दर्शा गया, रहा है। हाँ जी। तो बस वही है पूछना ना। था कि हाउस जो होते हैं वो पर्टिकुलर उन्हें वो दिया हुआ है ना हर एक उसको, कि ये हमारी हाँ उसको दिखाएगा, फाइनेंशियल स्टेट को दिखाएगा। एक हाउस होता है जो हाँ हमारे फैमिली में दिखाएगा, एक होता है कि हमारा हाँ करियर कैसा होगा। ये इस तरह से हाउसेस मैम डिनोट किए हुए हैं ना ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। और देखो मैम, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, सस्पेंस वाली, कि हाउस रोटेशन जब हम सीखते हैं ना, ये एडवांस में मैं लेके आई हूँ कोर्स, तो जब हाउस रोटेशन सीखते हैं ना, तो आप अपने चार्ट से ये बता सकते हो कि आपका स्पाउस जो होगा वो कौन सी जॉब करेगा, ठीक है, आपके दादा परदादा कैसे होंगे। मतलब ओवरऑल हम सारी चीजें केवल एक चार्ट से निकाल के देंगे, हमें दूसरे चार्ट की जरूरत हाँ ही नहीं जी। पड़ेगी। नहीं एक्चुअली मैम मैं भी थोड़ा बहुत ही एस्ट्रो का जानती हूँ, तो एक दो क्लाइंट है जिनका मैं थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, ब्रीफली नहीं, मतलब ये है कि 500-700 रुपए में उनका बता देती हूँ यूजुअल कि आपका नेचर ऐसा होगा, ये वाली चीज ऐसी है, थोड़ा बहुत मैं प्रिडिक्ट कर लेती हूँ। ज्यादा नहीं। तो जो मेरे क्वेश्चन होते हैं मैं अभी सोच रही थी कि आपको जब हमें और एक एक दो दो ना मतलब लेके डेप्थ चलते में हैं। भी सीखना है। बिल्कुल मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम प्रोफेशनल वाला वर्क करूँ, कि नाम हो आगे। यस थैंक यू डेफिनेटली। बिल्कुल मैम। मैम। ओके। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। क्योंकि आज के लिए हमने ऑलरेडी प्लैनेट सीखे, हाउसेस स्टार्ट किया, तो बाकी के हाउसेस हम कल करेंगे, और भी सारी चीजें हम कल भी सीखेंगे। ओके। फिर जितने भी लोग ज्वाइनिंग होना चाहते हैं उनके लिए ऑफर कल डे लास्ट कल होगा, और उसके बाद 6 से हमारी क्लास शुरू होगी। ओके। बट मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, एटलीस्ट आप फर्स्ट पार्ट में आप सीखो, ताकि आपको पता चले कि आपको ये कितनी समझ में आ रही है, आप खुद ही आपका चार्ट रीड करना सीख जाओगे। ओके। तो चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस 8 o'clock। थैंक यू।